नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। निगम के भरोसे खत्म होता जा रहा है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गार्डन गुलाब बाग। काई में तब्दील हुई कमल तलाई। शहरवासी बोले पीपीई योजना कर ले इसी में भलाई। कलयुगी भतीजे ने कुल्हाड़ी से की काका की हत्या। ग्रामीणों ने उदयपुर चित्तौड़गढ़ मार्ग किया जाम। समझाइश के बाद हुआ शव का अंतिम संस्कार। कोरोना महामारी के बाद खवासों की कैचियों पर लगा ताला। आर्थिक मंदी से उबरने के लिए प्रधान सेवक को किए 2 लाख ईमेल। और पकड़ा गया दर्जनों बगुलों का हत्यारा। हरे पेड़ को काटने के बाद उजड़ गए थे कई घोंसले। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दूरदर्शियों की आंखें बंद होने की। राजा महाराजाओं के काल में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा शहरवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शहर के मध्य बड़े क्षेत्रफल में एक बगीचे का निर्माण किया गया था, जहां सबसे अधिक गुलाब के पौधे लगाए गए थे और इसी वजह से इसका नाम गुलाब बाग पड़ा। वर्ष 1840 से 1860 के मध्य बने इस गुलाब बाग को इंग्लैंड के आर्किटेक्ट थॉमसन द्वारा डिजाइन किया गया था। यहाँ चारों तरफ इतनी हरियाली थी कि झीलों की नगरी में यह सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन गया था। आज भी देश विदेश से आने वाले पर्यटक गुलाब बाग में आए बिना अपनी यात्रा अधूरी ही मानते हैं। लेकिन इन दिनों गुलाब बाग नगर निगम की अनदेखी का शिकार हो चुका है और चारों तरफ अव्यवस्थाओं का अंबार है। गुलाब बाग की स्थिति देखकर यहां बरसों से आने वाले शहरवासी भी दुखी और व्यथित है। देखिए निगम की लापरवाही का शिकार गुलाब बाग की दुर्दशा पर हमारे सहयोगी अभिषेक जोशी की खास रिपोर्ट। शहर के बीच हरा भरा गुलाब बाग इन दिनों इतना हरा हो गया है कि यहाँ पानी का रंग भी नीले से हरा हो गया है। शहर की सरकार पिछले 12 सालों में गुलाब बाग में बनी कमल तलाई को भी अब तक नहीं सुधार पाई है। अंजाम यह है कि गुलाब बाग का सबसे सुंदर हिस्सा कमल तलाई, जहां कभी कमल खिला करते थे, आजकल काई युक्त पानी से अटी पड़ी है। आपको बता दें कि साल 2007 से 8 में इस तलाई को निगम के सुपुर्द कर दिया गया था। इसके पहले यह क्षेत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन आता था। वहीं पिछले 5 सालों में कमल तलाई के जीर्णोद्धार, नवनिर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए निगम द्वारा लगभग 1,31,38,000 रुपए भी खर्च किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, कमल तलाई की दुर्दशा पर सदन में मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने सवाल भी पूछे थे। बावजूद इसके ना तो निगम के कर्ता धर्ताओं की नींद उड़ी है और ना ही कमल तलाई की दशा सुधरी। खूबसूरत कमल तलाई पर करोड़ों रुपए खर्च किए और पूरी तलाई में टाइल्स चढ़वा दी गई, लेकिन इसके बाद किसी भी जिम्मेदार ने मुड़कर तलाई की तरफ नहीं देखा। जिस कमल तलाई में पहले खूबसूरत कमल दिखाई देते थे, वहां आज सिर्फ गंदा पानी पसरा है। तलाई की दशा सुधरने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ टाइल्स जड़वा दी गई है और उसके बाद इसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद यहाँ की स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ गई है। तलाई के आसपास बच्चों के मनोरंजन के लिए बने प्रतीकात्मक मगर और अन्य जीव जंतुओं की मूर्तियां भी शक्त विशक्त हो चुकी है। गुलाब बाग की इस दुर्दशा पर शहरवासियों ने आक्रोश जताते हुए कहा है कि निगम में बैठे लोग सिर्फ अगले चुनाव की तैयारी में लगे हैं। शहरवासियों की समस्या और शहर के खूबसूरत स्थानों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। मैं कम से कम 15-20 साल से तो रेगुलर आ रहा हूँ। क्या स्थिति पहले देखते थे? और हमारे बचपन में जब ये कमल तलाई के अंदर कच्ची थी, कच्ची होने के बावजूद भी उसमें अच्छे से कमल फूल खिलते थे, तो ऐसे जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं वैसा महसूस होता था। और आज उसको ऐसी बना दी है कि करोड़ों रुपए लगा करके भी उसको बेकार कर दिया। और अब राजनीति भी तो बहुत लग गया। बाकी जो पारस जी ने जो बहुत इधर काम करने के लिए उनको पारस जी को दिया, तो पारस जी ने भी कुछ नहीं किया। वो नेक्स्ट टाइम के लिए अपने मेयर बनने के लिए घूम रहे हैं। वो इसके लिए वह उनके पास कोई काम नहीं। इधर गुलाब बाग को देखना वकना कुछ भी, वो उनका ध्यान ख़त्म। ये देखो सब तरफ गंदगी फैली हुई है, जिधर देखो जिधर गंदगी फैली हुई है। बैठ नहीं सकते यहाँ पे। इसमें तो बड़े बड़े ऊंचे नीचे बन रहे। किधर इधर ध्यान रखने कोई आता है कभी इधर देख? कोई नहीं आता। किधर मैंने तो सुबह भी आता हूँ, शाम को भी आता हूँ, मगर यहाँ मैंने तो किसी को नहीं। थोड़े दिन पहले एक जना आता था तो फुहारा चलाता था, 8 बजे 8:15 बजे बंद करके वापस वो भी चला जाता था। ये फुहारे भी चलते थे, भाई सब बंद हो गया, सब खत्म। स्थिति खराब होती जा रही है लगातार दिन भर गुलाब बाग की हालत बिगड़ती जा रही है। राजकीय सेवा से मैं रिटायर हुआ हूँ और अब जो इसकी स्थिति जो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। कमल तलाई यहाँ पे जो 6-7 कलमी जामुन के पेड़ थे, अंदर वो पार्किंग वो
कमल तलाई के अंदर वो टाइलें लगा के उनको जो पानी मिलना बंद गया वो सारे सूख गए। एक अच्छी जो विरासत थी वो ख़त्म हो गई। चिकोतरे के पेड़ थे और भी कई चीज़ें जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है आज कमल तलाई और वो पानी इतना सड़ रहा है जो कि आएगी आदमी के शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता जा रहा है। न तो उसकी कोई देख रेख है, न कोई उसको संभालने वाला है। टाइलें लगी है, टाइलों के आसपास में गंदगी इतनी हो गई है जो कि कांजी से भरा हुआ और नीचे से पानी सूखा जा रहा है और लोग उसको नाक बंद करके इधर उधर घूमते हैं। इधर हनुमान जी का मंदिर है, मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और लोग कहाँ से आके उसको दर्शन करते हैं हनुमान जी का। गुलाबा के जा 9 लोग का हनुमान जी है, उसके आसपास की गंदगी देखो आप। इधर लाइब्रेरी के सामने आप देखिए सरस्वती लाइब्रेरी आज बरसों से बनी हुई है और इस लाइब्रेरी की क्या दुर्दशा हो रही है। और दुर्दशा के साथ साथ कुत्ते इतने हो गए हैं जो कि आपके हर दोबड़ी पे बैठने वाले प्रार्थी को आने वाले को वहाँ गंदगी मिलती है, कोई सफाई करने वाला नहीं मिलता है। स्थिति के अनुसार आपसे मैं नगर निगम से निवेदन करता हूँ, अब आपने इसकी डार मोटर पकड़ी है। नगर निगम हमारा अच्छा है, अच्छा वर्क करे, अच्छा काम करे। बोर्ड लगाने से कोई काम नहीं चलेगा, आपका नाम प्रसिद्ध करने से हमें कोई आराम मिलने वाला नहीं है। ऐसा काम करके बताए नगर निगम जो कि गुलाब बाग को गोद लिया है तो उसका उजागर करे, उसके अच्छे पेड़ पौधे लगावे, आने वाले के लिए प्रशंसा करते हुए नगर निगम की अच्छी वही करे और बुराई न करें। इसी परिस्थितियों में उसकी बुराई को छुपाने के लिए अच्छे काम किया जाए, अच्छे व्यक्ति लगाया जाए, अच्छे वर्कर लगाया जाए और इन वर्करों से ये कहा जाए कि जहाँ गंदगी है उसको पहले सफाई करें, उसके बाद में दूसरी सफाई करें। कमल तलाई की अगर बात करें तो उस ज़माने में दरबार के समय बड़ी सुंदर दिखती थी, है कमल उगते थे, सब कुछ होता था। आज के समय में स्थिति देखिए तो एक स्विमिंग पूल बनाने की वहाँ पे कोशिश की गई और वहाँ का पानी का जो अभी आप जाएंगे तो वहाँ आप खड़े नहीं रह सकते क्योंकि पानी जो है एक ही जगह वहाँ पे एकत्रित हो गया, उसकी वजह से मच्छर बहुत हो गए। तो आप इस बात का देखिए आप, बल्कि क्या है एक बहुत अच्छा सुंदर जगह है। पुरानी स्थितियों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आपके सामने एक सुंदर इमारत है जो कि अभी पुस्तकालय में है, आप देख सकते कितनी सुंदर बनी हुई है। तो आप पुरानी जो चीज़ें हैं, आप राजमहल देखिए, आज के आप मकान बनाएंगे और राजमहलों को देखिए तो बहुत सुंदर है अपने आप में। पुरानी इंजीनियरिंग अपने आप में एक उम्दा उदाहरण पेश करती है आज के। और कमल तलाई पे आप वहाँ देखिए, वहाँ पे कीचड़ हो रहा है और कमल तलाई की दुर्दशा को देख के मन रोने लग जाता है। ऐसी हमारी व्यथा है। गुलाब बाग की इतनी बदतर हालत मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। हम बचपन से आ रहे हैं और पिछले 10 साल से मैं रेगुलर आ रहा हूँ। अभी मैं बाहर था लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद में आया तो अभी मेरा मन व्यथित हो गया है और आज एक अच्छा अवसर मिला कि ये जो है इस प्रशासन को हम अवगत करा पाएँ। और भी भाई लोग हैं जिनके सबके चेहरे और सबका मन जो है ना गुलाब बाग की स्थिति को देख के बहुत ही विकट परिस्थितियों महसूस कर रहे हैं और दुखी है, व्यथित है। गुलाब बाग की दुर्दशा पर शहरवासियों का दर्द तो आप सुन ही चुके हैं। यहाँ आपको गांधी पार्क के हालात दिखाते हैं। जब हमारी टीम इस पार्क में पहुंची तो गांधी जी की मूर्ति से एक युवक मिट्टी साफ करता दिखाई दिया। इन तस्वीरों को देखकर ही आप सोच सकते हैं कि राहगीरों को भी मूर्ति पर चढ़ी मिट्टी की परत दिखाई दे दी, लेकिन यहाँ की जिम्मेदारी निभाने वाले गैर जिम्मेदार आज तक इसे नहीं देख पाए हैं। खूबसूरत बाग की बदसूरती पर समाज सेवियों ने भी दुख व्यक्त किया है। समाज सेवी गोपाल नागर ने बताया कि शहर की सरकार सत्ता के नशे में इतनी चूर है कि उसे अब शहरवासियों से कोई लेना देना नहीं है। कम से कम शहर की धरोहरों को बचाने का तो प्रयास कर ले। वहीं वॉक पर आने वाले शहरवासियों ने बताया कि पहले के गुलाब बाग और अभी के गुलाब बाग में बहुत अंतर है। गांधी पार्क के पीछे बनी लाइब्रेरी की हालत भी खस्ता है। अक्षय सिंह राम ने कहा कि यदि गुलाब बाग का रखरखाव निगम के ठेकेदार नहीं कर पा रहे हैं तो इसे किसी बड़े ग्रुप के हाथों में दे दो, जिससे इसकी कायाकल्प हो जाएगी। आपको बता दें कि लाखों रुपए खर्च करके गांधी वाले पार्क में ऑस्ट्रेलियन घास लगाई गई थी, लेकिन कई दिनों से यहाँ कोई देखने भी नहीं आया है। नतीजा यह है कि ऑस्ट्रेलियन घास को जंगली घास ने अपने आगोश में ले लिया है। जनता की गाड़ी कमाई की लूट मची है और जिम्मेदार अब गैर जिम्मेदार हो चुके हैं। सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए तो उठा लिए जाते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि गांधी जी जो हमारे राष्ट्र के बापू हैं उनकी जो पूरी प्रतिमा थी वो उस पर पूरी की पूरी गंदगी जमी हुई थी, जाले लगे हुए थे। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपना रुमाल को लेकर उसी समय इसको पूरी मूर्ति को साफ़ किया।
सर स्वस्थ तो क्या रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से हम इस गाजर घास को देखते हैं उससे तो नहीं लगता कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें स्किन इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये जहरीली घास है, इसको अगर इससे टच होंगे तो स्किन इन्फेक्शन होने का उन्हें बहुत ज़्यादा है। कि कोरोना से तो वो मास्क लगा के फिर भी बच रहे हैं, लेकिन इससे कैसे बचेंगे। आप जिस तरह देख सकते हैं पूरी घास इतनी बड़ी बड़ी हो रही है कि 6 महीने 1 साल 2 साल के बच्चे तो उस घास के अंदर पूरी तरह से घूम सकते हैं कि अगर आप वापस ढूंढे, अगर वो बैठ जाए उस घास के अंदर तो वापस मिलने का सवाल भी नहीं हो। गुलाबाग में करीब पिछले 15-20 दिनों से प्रतिदिन यहाँ इवनिंग वॉक के लिए आता हूँ। जो गुलाबाग की दुर्दशा हो रही है एक चिंतनीय विषय है। आप देख रहे हैं सारे गार्डन में घास उगी है, उसमें गाजर घास भी चारों ओर फैली पड़ी है, ये जालियाँ लगी इनके किनारे। हमारे आदर्श महात्मा गांधी जिनकी मूर्ति को आप देखेंगे तो मैं सोचता हूँ इस पर जो मिट्टी जमी पड़ी है, जो गंदगी है, वह दर्शाती है नगर निगम कितना चिंतित है। आप देखेंगे महात्मा गांधी के पास और मूर्ति के नीचे जिस तरह घास आज बढ़ रही है, बारिश का मौसम है, इस घास की कटिंग होनी चाहिए। चारों ओर यहाँ घास कटिंग नहीं हुई है। मुझे जहाँ तक जानकारी है और मुझे याद है, यहाँ ऑस्ट्रेलियाई घास लाकर इस गार्डन में लगाई गई थी, लेकिन अब कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में ये ऑस्ट्रेलियाई घास नज़र आती है और आसपास चारों ओर बड़ी बड़ी घास उग गई है। लगता है गुलाबबाग का कोई धनी जरूर नहीं रहा। आगे की तरफ देखें तो जो फव्वारे लगे हुए हैं रास्ते में, उदयपुर न्यूज़ के भाई अंशुल जी आपको दिखाएंगे किस तरह इसमें काई जमी पड़ी है, क्या हाल हो रखा है इन खोदों का, कोई देखने वाला नहीं। दूसरी ओर कमल तले की बात करें तो हमारे पूर्व सभापति जी ने जो कमल तलई है उस पर बहुत मेहरबान हुए थे उस वक्त, और बड़े जोर शोर से हमारे यहाँ के मंत्री जी ने और सभापति जी ने और उनकी टीम ने मीडिया को बताया था कि इस कमल तलई में हमने टाइलें लगा दी है, साफ सफाई रखने के लिहाज से इस तरह का कार्य हमने किया है। जबकि कमल तलई जो पिछोड़ों का ओवरफ्लो होता है, समोर बाग से बहता हुआ पानी सीधा इस कमल तलई में आता है और कमल तलई के पानी से, क्योंकि सारा कच्चा था, उसके पानी से रिसाव होके आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको पानी मिलता था, लेकिन टाइलें लगा दी। आज जो कमल तलई की दुर्दशा हमने देखी, जहाँ पानी नीला होता है वहाँ हरा दिखाई दे रहा है, कई पेड़ गिरे हुए पड़े हैं, कोई सूझ लेने वाला नहीं। आज इस शहर की जो दुर्दशा हो रही है और विशेषकर गुलाबबाग की, मुझे लगता है यथा नाम तथा गुण, ये नगर निगम नहीं नरक निगम हो चुकी है। और मैं उदयपुर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, बड़ी मुश्किल से उस काल में महाराणा सज्जन सिंह जी ने इस गार्डन को इतना लंबा चौड़ा स्वरूप देकर बसाया था कि मेरे शहर वासियों को ऑक्सीजन गैस मिलेगी, आसपास के लोगों को, पूरे शहर को ऑक्सीजन गैस मिलेगी। लाखों की तादाद में पेड़ पौधे, कोई रखरखाव नहीं है। नाम गुलाबबाग दिया था, उस समय गुलाब के पौधे दिखते थे। पिछली बार यहाँ गुलाब के पौधे रोपे गए, लेकिन आज आप गुलाबबाग में घूम कर देखेंगे कहीं एक गुलाब का पौधा नजर नहीं आएगा। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं नगर निगम से पुनः विनती करना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप लोग 25 वर्षों से काबिज है, उदयपुर की जनता का कर्ज आपके सिर पर है। मैं आपसे अनुनय विनय करता हूँ, चाहे पिछोला झील हो, चाहे गुलाबबाग हो,
चाहे अन्य पर्यटन स्थल है उनकी रक्षा कर ले। जब बहुत नए नए रजिस्ट्रेशन खड़े करके इस उदयपुर शहर को बर्बाद ना करें, आप तो केवल इनका रखरखाव कर लें। आज जो गुलाबबाग की स्थिति देखी, शहर के कई लोग यहाँ घूमने आते हैं, कई मेरे बुजुर्ग यहाँ आते हैं। बड़ा दुख होता है जिस स्थिति में उद्यान विभाग के पास गार्डन था, बहुत सुधरा हुआ था, लेकिन आज तो बद से बदतर हालत हो गई है। मैं पुनः चेतावनी देता हूँ कि आने वाले समय में नगर निगम ने इस गुलाबबाग की सुध नहीं ली तो यहाँ टहलने वाले सारे लोगों को इकट्ठा करके नगर निगम के खिलाफ हम जन आंदोलन चलाएंगे। देखिए, मुझे कम से कम मेरी एज जो है वो 35 है। मुझे 15 साल यहाँ पे हो गए। मैं 20 साल की उम्र से यहाँ से रनिंग कर रहा हूँ इस गार्डन में। यहाँ से रनिंग करते हुए कभी करनी माते भी जाते हैं। मगर ये जो गुलाबबाग है, मुझे बड़ा गर्व होता है कि आदरणीय महाराणा साहब जो थे, उन्होंने अपने लोकल लोगों के लिए इन्होंने बनाया और बहुत ही अच्छा काम किया। और इसको आपको पता नहीं हो कि इसको किसी इंग्लिश लैंडस्केप डिज़ाइनर ने इसको डिज़ाइन किया था महाराणा साहब के कहने पर। और अभी जो इसकी स्थिति है, अभी आप देख रहे हैं, वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप चाहते हैं। नंबर 1, आप जब घास की सिचुएशन देखते हैं यहाँ पे और जब कचरा देखते हैं, आप किसी गुलाबबाग बहुत बड़ा है, आप राउंड लगाएंगे आपको पता चलेगा कि कहीं कचरा पड़ा हुआ है, कहीं कहीं बदबू आ रही है। और मच्छरों की जो प्रॉब्लम है यहाँ, एक आदमी अगर रनिंग करने आ रहा है या कोई वॉकिंग करने आ रहा है, वो एक जगह अगर खड़ा रह गया तो समझिए आपकी उसकी शामत आ जाएगी। मच्छर इतने ज़ोरदार है, कोई अच्छे तरीके का जो वो स्प्रेड छांटते हैं वो नहीं करते हैं ये यहाँ पे। और घास की बात करें तो आप देख ही सकते हैं, कभी सांप निकलते हैं, कभी क्या होता है, वो तो देखो निकलेंगे, मगर मेंटेन जो है ना वो अच्छी तरीके से इतना मेंटेन नहीं है। उसके बाद मैं दूसरा आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप उधर देख सकते हैं बहुत सारी तकलीफ़ें हैं इधर, मगर अगर मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए कि अगर मुझे माफ़ करना अगर किसी को बुरा लगे तो ये बात, मगर अगर ये गार्डन आप ओबरॉय या लेक पैलेस या लीला कैंपेन्स की ऐसी बड़ी होटल जो होती है हिंदुस्तान में, उसकी चेन को अगर आप दे दें तो इसकी काया पलट सकती है। मगर आप अभी देख सकते हैं सिचुएशन कितनी सही नहीं है। मेरी वाइट के आप कितने भी जो लोग आते हैं यहाँ पे, आप देखिएगा, समझिएगा उन चीज़ों को। ये इसकी एक बहुत बड़ी विडम्बना है। आप कभी ओबरॉय जाइए, ओबरॉय में अगर आपको मौका मिले जाने का, वहाँ का एक गार्डन का एक वीडियो बनाना और फिर आप इसको कंपेयर करना, आपको पता चल जाएगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं पिछले 10 साल से यहाँ वॉकिंग पे आता हूँ और अभी जो गुलाबबाग की हालत देख के मेरा मन व्यथित हो गया है। अभी जो स्थिति देखने जैसी है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंगल में आ गए। वहाँ पे ये गाजर घास जिस हिसाब से फैली हुई है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानप्रद है, स्वास्थ्य की इससे समस्या भी होती है, वो इस जैसे बड़ी हालत ख़राब हो रही है। दूसरे यहाँ पे इतने कुत्ते फिर रहे हैं अंदर कि आपको चलते हुए भी परेशानी होती है, डर लगता है। बच्चे अगर अकेले कहीं जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत भय बना हुआ है। कुत्ते आपस में लड़ा रहे हैं तो उनको खाने की क्या व्यवस्था है ये भी पता नहीं है, और ये हो सकता है किसी दिन किसी बच्चे पे हमला भी कर दे। पिछले 5 सालों से यहाँ गुलाबबाग में आ रहा हूँ और दिन पे दिन गुलाबबाग की स्थिति बदतर से बदतर होती जा रही है। सब तरफ से आवारा कुत्तों से लेकर सिक्योरिटी से लेकर चंदन चोरी, आए दिन तो चंदन चोरी हो रहे हैं यहाँ पर, आए दिन सिक्योरिटी आप देख लो, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। आवारा गर्दुल्ले टाइप के पीछे बैठे रहते हैं, इस टाइप के, ये पीछे आप चले जाओ गर्दुल्ले वगैरह मिल जाएंगे आपको। सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, चंदन चोरी इतने हो रहे, कुत्ते अनाप शनाप कुत्ता आए दिन बच्चों को काटते रहते हैं। गाड़ियों की आवाजाही जो गुलाबबाग में बिल्कुल बंद है, पर पूर्ण रूप से गाड़ियाँ आपको मिल जाएगी अंदर घूमती हुई। जहाँ अपन प्रदूषण विहित कर रहे हैं गुलाबबाग को, या प्रदूषण ही प्रदूषण अंदर फैला के गाड़ियाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर अंदर घूमते रहते हैं, जिससे बच्चे, छोटे बच्चे, अभी कुछ दिन पहले बुजुर्ग को वहाँ पर ये कमल तले के पास में गाड़ी से बुजुर्ग का टक्कर मार के बुजुर्ग ने गिरा था। मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया, हम लेके गए थे इसको। बिल्कुल यहाँ पे करोड़ों लाखों रुपए देकर कोई घास उगाई गई, उसका ऑस्ट्रेलियन घास, जिसका जाके देखो आप, बिल्कुल बदतर हालत हो गई उसकी। मैं पिछले 20 साल से गुलाबबाग मॉर्निंग वॉक पे आ रहा हूँ। सारा ये अभी आप खुद देख रहे हो, हम देख रहे हैं, सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, कुछ भी नहीं है, न कोई प्रशासन ध्यान देती है, न कुछ। इतनी घास खराब है, गांधी जी की मूर्ति देखो आप, हालत देखो, उनका चश्मा तक गायब है। और क्या चाहिए? गुलाबबाग अच्छा होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे मनोरंजन के साधन होने चाहिए, बच्चे आए खुश होने चाहिए, दूसरे भी पर्यटक आए बाहर के तो वो अच्छे खुश रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें दिखनी चाहिए। तकलीफ होती है ये दृश्य देख के? बहुत तकलीफ होती है। हमारा सारा बचपन से अभी तक 57 साल की उम्र हो चुकी है, तो बहुत तकलीफ होती है। पहले बचपन से आ रहे
शेर बंदर वगैरह इतने गुलाब बाग में रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में गुलाब बाग का नाम था, उदयपुर का सारा नाम खराब हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में उदयपुर निगम द्वारा गुलाब बाग की कमल तलाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और करोड़ों रुपए लगाकर कमल तलाई को चमन बनाया गया है। आसपास इतनी हरियाली है कि उस हरियाली की संगत का असर यहाँ की कमल तलाई के पानी में भी पड़ा है। आप देख सकते हैं कमल तलाई की जो दुर्दशा इन दिनों हो रखी है वह आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर है। ये वही जगह है जहाँ कभी कमल खिला करते थे, इसी वजह से इसका नाम कमल तलाई पड़ा था। लेकिन आज चारों ओर पानी में भी इतनी हरियाली है कि काई जम चुकी है, लेकिन इस पानी को, इस तलाई को साफ़ करने वाला आज तक कोई यहाँ नहीं आया है। निगम द्वारा आसपास बाउंड्रियों पर टाइलें जड़वा दी गई है। पहले इसे धरोहर कहा जाता था। पुराने ज़माने में बनी इस कमल तलाई की स्थिति पहले इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि उसका मुकाबला करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी निगम नहीं कर पा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इस पूरी कमल तलाई की दुर्दशा आप सभी के सामने है। जगह जगह जंगली घास उग चुकी है, वहीं तलाई का पानी बिल्कुल गंदा है। पास में बना एक फाउंटेन आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरी तरह से यह पानी सूख चुका है और यहाँ पर पाइप लगाए गए हैं, लेकिन ये फाउंटेन पिछले लंबे समय से नहीं चला है। निगम द्वारा गुलाब बाग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन पैसा खर्च हो जाता है, कागज़ों में पैसा चला जाता है, लेकिन धरातल पर वह पैसा कहाँ जाता है, यह सभी सवाल उदयपुर की जनता के साथ उदयपुर न्यूज़ भी पूछता है। वहीं गुलाब बाग की दुर्दशा की बात करें तो गांधी वाले मैदान में ऑस्ट्रेलियन घास लगाई गई थी, जो लाखों रुपए खर्च करके लगाई गई थी, लेकिन आज वहाँ की स्थिति आप सभी लोग देख चुके हैं। जंगली घास ने ऑस्ट्रेलियन घास को अपने आगोश में ले लिया है और इतनी बड़ी घास हो चुकी है कि छोटे बच्चे उसमें घूम जाते हैं। वहीं गांधी जी की मूर्ति की तस्वीर आप सभी को सामने थी और आप लोगों ने देखा कि गांधी जी की तस्वीर, मूर्ति को देखकर एक शख्स से रहा नहीं गया और उसने मूर्ति पर चढ़कर उसे साफ करने का प्रयास किया है। इन तस्वीरों को देखकर निगम में बैठे जिम्मेदार क्या सोचते हैं? उदयपुर न्यूज़ अपना कार्य कर रहा है और पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ शहर में हो रही अव्यवस्थाओं को शहर की जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। अब निगम के कर्ताधर्ताओं को चाहिए कि उचित कार्रवाई करें, शहर की अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। सहयोगी विनोद माली के साथ अभिषेक जोशी, उदयपुर न्यूज़। कोरोना महामारी के चलते देश भर में हुए लॉकडाउन के चलते बहुत से व्यवसाय बंद हो गए तो कई व्यवसायी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया के बाद दुकानों के शटर तो खुल गए हैं, लेकिन ग्राहक दुकानों में नहीं आ रहे हैं। बुधवार को ऑल इंडिया ब्यूटी एंड हेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अशोक पालीवाल के नेतृत्व में इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने तालाबंद कैंचियों को हाथ में लेकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करते हुए मुख्य सेवक के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सैलून व्यवसाय से जुड़े लोगों के बिजली के बिल माफ करने, दुकानों का किराया माफ करने और लोन का ब्याज माफ करने के साथ ही श्रमिक कार्ड बनाए जाने की मांग की है। साथ ही पूरे भारत में 107 एसोसिएशंस ने प्रधान सेवक को करीब 2 लाख ईमेल भेजकर अपनी पीड़ा बताई। ऑल इंडिया ब्यूटी एंड हेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अशोक पालीवाल ने बताया कि अनलॉक की प्रक्रिया के साथ भले ही दुकानें खुल गई हो, लेकिन अभी तक कैंचियों पर ताले जड़े हैं, यानी कि कोई ग्राहक दुकान में नहीं आ रहा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यवसायियों में से अब तक 12 लोग आत्महत्या जैसा कदम उठा चुके हैं। वहीं अहमदाबाद में 300 और जयपुर में 40 से 50 सैलून की दुकानें बंद हो चुकी हैं, लेकिन सरकार अभी तक सैलून इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं दे रही है। आज पूरे 22 जुलाई है और 4 महीने हो चुके हैं तालाबंदी खुले हुए। तालाबंदी के बाद भी हमारी कैंची पे अभी ताला लगा है। इसका मतलब ये एक शटर खुल चुका है पर कैंची चल नहीं रही है, कस्टमर हमारे सैलून के अंदर नहीं है। इसलिए पूरे इंडिया के 107 एसोसिएशन मिलकर आज 2 लाख ईमेल करेंगे प्रधानमंत्री जी को और जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री उनको। हम सेव सैलून इंडिया की तरफ से एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें ईमेल किया जाएगा और ये बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है। उसके कारण है
कि आप को एक एग्जांपल दूं कि अहमदाबाद में लगभग 300 दुकानें बंद हो चुकी है, जयपुर में 40 से 50 दुकानें बंद हो चुकी है कि लोग किराए नहीं दे पा रहे हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, बिजली का बिल नहीं चुका पा रहे हैं। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आर्थिक मदद की जाए, बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ। उसके अलावा जो हमारे लोन चल रहे हैं उनका ब्याज नहीं लगना चाहिए, और हमारे सभी जितने भी हेयर ड्रेसर ब्यूटिशंस हैं उन्हें श्रमिक कार्ड दिया जाए। तो आज ये बहुत बड़ा आंदोलन इंडिया में ईमेल के माध्यम से किया जा रहा है, और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और आज प्रधानमंत्री जी से हम हाथ जोड़कर सभी लोग, इतने लाखों लोग, करोड़ लोग निवेदन करते हैं कि सर अभी तक इस महामारी के कारण, परेशानी के कारण 12 युवक आत्महत्या कर चुके हैं। तो जो आत्महत्या कर चुके हैं उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, और हमारे स्वास्थ्य का इंश्योरेंस किया जाए। यदि हमारे यहाँ पे कोई घटना होती तो 5 लाख और 50 लाख का इंश्योरेंस किया जाए, जीवन बीमा किया जाए। तो इस तरह की 13 मांगों को लेकर हम ये संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, और हम सब आज ब्यूटी एक्सपर्ट, हेयर एक्सपर्ट सभी एक साथ एकजुट हो गए हैं। पंचायत चुनावों में गांव की भोली भाली जनता को लुभावने सपने दिखाकर गांवों में विकास के वादे करते हुए कई सरपंच चुनाव तो जीत गए, लेकिन जीतने के बाद धरातल पर विकास के कार्य करने के बजाय बरसों पुरानी धरोहरों को खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आ रहा है। मावली पंचायत समिति के खाम की मादड़ी नोहरा गांव में बरसों पुरानी एक पानी की तलाई पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से सड़क निर्माण करने का मामला सामने आया है। गांव के कुछ लोग बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और तलाई पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायत जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा से की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के सरपंच और पटवारी की मिलीभगत से ही 200 वर्ष पुरानी गांव के बीच बनी एक तलाई को भूमाफियाओं द्वारा खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है और उस पर सड़क निकाली जा रही है, जबकि अपने वार्ड क्षेत्र में हो रहे निर्माण की जानकारी वार्ड पंच भगवत सिंह को भी नहीं है। ग्रामीणों के साथ खुद वार्ड पंच उदयपुर पहुंचे और बताया कि वार्ड 11 में हो रहे निर्माण कार्य की जानकारी खुद उन्हें भी नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने भविष्य में भूमाफियाओं द्वारा तलाई का नामो निशान मिटाते हुए प्लानिंग काटने का भी अंदेशा जताया है। अभी सब ये जितना है मेरे पास कि वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, तो आपके पास कोई जानकारी है? तो मैंने इनको बता दिया कि भाई मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, और मुझे सरपंच साहब ने भी नहीं बताया है कि अतिक्रमण की परमिशन दे दी है। ये लोग कह रहे हैं कि लेटर पैड पे पंचायत से लिखवा के दे दिया आदेश कि भाई ये कर सकते हैं, मगर मेरी जानकारी में ये सब एक भी चीज़ नहीं है। वो पंचायत की ज़मीन है, नाड़ी पाल है, उसके पास की ज़मीन है। नाड़ी तलाई जो है गांव की मुख्य, जो 200 साल पुरानी है, वहाँ के भू माफिया ने वहाँ पे अतिक्रमण किया है, और सरपंच और पटवारी की मिलीभगत से वहाँ पे पिछले 2 महीने से अतिक्रमण का कार्यक्रम चल रहा है, और आए दिन वहाँ पे लड़ाई झगड़े करने पे उतार होते हैं जब गांव के लोग यहाँ पे रोकने के लिए जाते हैं। और न तो उसमें हमारे वार्ड चुने हुए भगवत सिंह जी को वो इन्वॉल्व करते हैं, उनको कोई सूचना नहीं देते हैं। कोई भी काम होता है तो वो न तो उनको वार्ड पंच को कोई सूचना देते हैं कि ये काम अपने वार्ड में हो रहा है, सरपंच उनसे मिला हुआ है, और हम विरोध करते हैं तो वो लड़ाई झगड़े पे उतार हो जाते हैं। और वार्ड पंच साहब को हम आज यहाँ पे लेके आए हैं। वार्ड पंच साहब को बोलूँगा कि वो 2 बात बोलें कि क्या वो नाड़ी तलाई को एक तो रास्ता निकाल बराबर क्षमता को बाधित कर रहे हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य है कि इस तलाई को समतल करके इसको हम प्लॉट काट दें वहाँ पे और पूरा अतिक्रमण कर दें, और जो पानी का मुख्य आवक थी उसको रोड़ी बनाकर और उसके बराव डाल के, पत्थर डाल के उसका मुख्य पानी की आने की आवक को रोक दिया गया है। संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले के सदर थाना अंतर्गत मंगलवार रात हुई हत्या के मामले ने बुधवार सवेरे तूल पकड़ लिया। ओछड़ी गांव के निवासियों ने सवेरे से ही जिला राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया और हत्यारे की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने हॉस्पिटल के बाहर की सड़क को जाम भी कर दिया। बिगड़ती हालत को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सदर थाना के अलावा शहर कोतवाली और पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया। बहुत देर तक समझाइश का दौर भी चला और काफी जद्दोजहद के बाद जिला प्रशासन और ग्रामवासियों में सहमति बनी। उसके बाद बुधवार सवेरे ओछड़ी ग्रामवासियों ने जिला चिकित्सालय परिसर की मोर्चरी में बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और उसके बाद चिकित्सालय के बाहर ग्रामवासियों ने चित्तौड़गढ़ उदयपुर मार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया। मृतक के हत्यारे दिलीप को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के साथ ही परिजनों को मुआवजा दिलाने की भी मांग की। सूचना मिलते ही तहसीलदार भूपेंद्र वर्मा, पुलिस अधीक्षक अमित सिंह, सदर
थानाधिकारी विक्रम सिंह, शहर कोतवाल तुलसीराम प्रजापत मौके पर पहुंचे और ग्रामवासियों से काफी देर समझाइश की। उसके पश्चात ग्रामवासियों ने शव का अंतिम संस्कार किया। चित्तौड़ के पास में गांव ओसड़ी में कुछ लेगवाल समाज के परिवार में कोई आपसी कोई रंजिश या कलह था। उसमें अंकल ने उसके भतीजे का मर्डर कर दिया जानकारी के अनुसार। और जानकारी में भी है कि वो कोई हिस्ट्री सीटर का उसका रिकॉर्ड है, तो पहले से आदतन अपराधी रहा बताया है। उसको ट्रेस करा रहे हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उसको पकड़ेगी जो भी हो नियमों के तहत उसको। ग्रामीणों में आक्रोश था, कुछ कम हुआ है? आक्रोश ग्रामीणों में आक्रोश उनका वाजिब था कि जवान की डेथ हुई है, उसके 2 बच्चे भी नाबालिग हैं, तो वो तो बात वाजिब है, आक्रोशित होना उनका वाजिब है। और जो भी हमें सरकार की तरफ से कानून जो भी सम्मत कार्रवाई की जाएगी। रात से अभी तक मुन्ना लाल जी उनके भतीजे हैं, दिलीप नाम का लड़का, उन्होंने उनका मर्डर कर दिया था। उनके परिवार में कुछ उनके मुन्ना लाल जी के बेटे के और दिलीप के उनके परिवार में विगत 2-3 दिन से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था। उसको लेकर आक्रोश में आकर दिलीप ने कुछ दिन पहले धमकियाँ भी दी और रात को छर्रा लेकर 3-4 गाँव के पूरे मर्डर के हिसाब से ही उन्होंने हमला किया और उनका ऑन द स्पॉट मर्डर कर दिया। उसको लेकर ग्रामीणों ने, अभी तक जो अपराधी वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसको लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया और उसकी गिरफ्तारी की जल्दी से जल्द मांग ली। उसमें डिप्टी साहब और तहसीलदार साहब बता रहे, डिप्टी साहब से ग्रामीणों की जो थी अपराधी को लेकर, अपराधी के परिवार को लेकर वो बातचीत हुई, उस पर सहमति बनी और तहसीलदार साहब से कुछ आर्थिक सहयोग के लिए भी बातचीत हुई। उनमें उन्होंने कहा जो भी प्रशासन की आर्थिक सहयोग इस विषय में होगी वो करवाएंगे और इस विषय पर सारे ग्रामीण लोग माने हैं। अब लगभग 15 घंटे बाद अब उनकी डेड बॉडी को यहाँ से ले जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के कला संकाय के परिणाम मंगलवार को घोषित हुए। परिणाम आने के बाद कुछ विद्यार्थी मायूस भी हुए तो कई विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। उदयपुर के बलीचा ग्राम पंचायत के राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं संकाय का परिणाम 100% रहा। स्कूल की छात्रा कंचन गमेती ने 79% हासिल करते हुए पूरे स्कूल को टॉप किया है। इसी के साथ छात्रा कंचन गमेती गार्गी पुरस्कार के लिए योग्य साबित हुई हैं। 100% परिणाम रहने के बाद स्कूल की प्रधानाचार्य मधुबाला शर्मा ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विद्यालय के स्टाफ को भी धन्यवाद दिया है। वहीं स्कूल टॉप करने वाली कंचन गमेती ने अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों और माता पिता को देते हुए कहा है कि जो शिक्षा और संस्कार सरकारी स्कूलों से मिले हैं वह जीवन भर साथ रहेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलीचा की छात्रा हूँ। आज कक्षा 12 का रिजल्ट आया है जिसमें मेरे 78.80% बने। मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और अपने माता पिता को देना चाहूँगी जिनके मार्गदर्शन से मैं आज इस मुकाम तक पहुँची हूँ और मैं सदैव उनकी आभारी रहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि वे इसी तरह मेरा मार्गदर्शन देते रहे। धन्यवाद। बहुत हर्ष का विषय है कि स्थानीय विद्यालय में 12वीं कला वर्ग का परीक्षा परिणाम 100% रहा। सभी छात्र छात्राओं ने क्वालिटी रिजल्ट दिया है। ये सभी में कंचन गमेती का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। उसने 79% मार्क्स प्राप्त किए। हमारे विद्यालय के बालकों का प्रदर्शन वाकई काबिल तारीफ है। बच्चों ने बहुत मेहनत की है और साथ ही सभी जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है और साथ में उच्च कोटि का मार्गदर्शन बच्चों को दिया है। सभी छात्र छात्राएं और बलीचा परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से वो सफलता के सोपान चढ़ते रहे और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। लघु उद्योग मजदूर यूनियन की ओर से टूरिस्ट एवं ट्रैवल्स बस चालकों को लॉकडाउन के बाद ड्यूटी पर नहीं लिए जाने के विरोध में बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन के समय पूरे देश भर में व्यावसायिक गतिविधियां बंद होने के चलते टूरिस्ट एवं ट्रैवल्स बसों का भी संचालन बंद हो गया था। ऐसे में बस संचालन बंद होने से उदयपुर के विभिन्न टूरिस्ट बसों पर कार्यरत लगभग 500 बस चालकों को कोई रोजगार नहीं मिला और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। 31 तारीख को अनलॉक किया गया लेकिन उसके बावजूद टूरिस्ट बसों का संचालन नहीं हुआ। अभी भी मात्र 10 बसें ही संचालित हो पा रही हैं। ऐसे में करीब 500 चालकों का भविष्य खतरे में है और वर्तमान में आय का स्रोत भी नहीं है। राजस्थान में राज्य सरकार ने निजी टूरिस्ट एवं ट्रैवल्स बसों के मालिकों का 3 महीने का पूरा टैक्स माफ किया और 3 माह तक
25, 50 और 75% तक टैक्स माफ करना तय किया गया, जिससे बस मालिकों को राहत मिली, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। बस मालिकों को यह छूट इस आधार पर दी गई थी कि मालिकों ने सरकार को विश्वास दिलाया था कि वह अपनी बसों पर कार्यरत चालकों और स्टाफ को वेतन मुआवजा राशि अदा करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी उदयपुर में ट्रैवल्स के अधिकांश चालकों को वेतन के नाम पर कोई राशि नहीं दी गई। इस मौके पर लघु उद्योग मजदूर यूनियन के अध्यक्ष राजेश सिंघवी ने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधान अनुसार किसी भी नियोजक द्वारा उसके श्रमिक को काम नहीं देने की स्थिति में 3 माह तक 50% वेतन देने का कानूनी दायित्व है। उदयपुर के टूरिस्ट और ट्रैवल्स के बस चालकों ने जिला कलेक्ट्री रैली के रूप में पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और ये मांग करी कि लॉकडाउन होने से आज तक बस जो संचालित नहीं हो रही है, उदयपुर में 90% बसें आज भी बंद है, तो 4 महीने से 1 रुपया उनको वेतन के नाम पे या मुआवजे के नाम पर नहीं मिला है, तो उनको कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो कानूनी प्रावधान है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत 3 महीने तक 50% वेतन और 3 महीने बाद जब तक काम नहीं दिया जाता तब तक 75% वेतन दिया जाए। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन देकर प्रति माह 10,000 रुपये सहायता राशि दिलाने की मांग की है। बस चालकों का यही कहना है कि हम लोगों ने मेहनत करके रात दिन करके अपनी जान को जोखिम में डालकर हमने 1 बस से 5 बस बसें 10 बस बनाई और आज उनके अच्छे आर्थिक स्थितियाँ हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी सहायता नहीं देने से हमारा बहुत दिल को धक्का लगा है और आज हमारी भूखमरी की स्थिति आ गई है। इसलिए हम लोग कोरोना से मरे या नहीं मरे, लेकिन ये जो स्थितियाँ बनी है 4 महीनों में अगर आगे भी रही तो या तो सुसाइड करने पड़ेंगे या भूख से मरना पड़ेगा, तो वो हमको मंजूर नहीं है। इसलिए ये निर्णय लिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कि अगर शीघ्र ही मोटर मालिकों को मिलाकर वार्ता करके समझौता नहीं कराया, उनसे वेतन नहीं दिलवाया, सहायता नहीं दिलवाई, तो आंदोलन को आगे मजबूत किया जाएगा। ये उस पर निर्णय लिया। उदयपुर में बुधवार को टैक्सी संचालकों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। दर्जनों टैक्सी चालक अपनी टैक्सी को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे, जिससे वहां एक बार जाम की स्थिति हो गई। टैक्सी संचालकों ने सांकेतिक तौर पर प्रशासन को कार की चाबियां सौंपने का निर्णय लिया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उनका व्यापार पूरी तरह से ठप रहा था, लेकिन उनका टैक्स माफ नहीं किया गया। ऐसे में टैक्सी संचालकों का कहना है कि टैक्स चुकाने की स्थिति में वे अब नहीं हैं। यही नहीं, टैक्सी संचालकों ने डीजल के दाम बढ़ने और फाइनेंस कंपनी द्वारा परेशान करने की शिकायत भी प्रशासन को दर्ज कराई है। यही नहीं, बैंकों में समय पर किस्तें जमा नहीं होने से सीजर भी धमकियां देने के साथ परेशान करने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों से अवगत कराया। 24 मार्च से जो लॉकडाउन चला है उसके अंतर्गत हमारा सभी टैक्सी व्यवसाय पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है और आगे 1 साल या 1.5 साल के तक हमारा व्यापार चलने की संभावना नहीं है। उसके तहत सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार आए दिन डीजल की बढ़ोतरी करी जा रही है। हमारी मॉनिटरिंग बनाने के बहाने हमें गुमराह किया गया। 6 माह की हमारी किस्तें बढ़ाई, उसके बाद भी अतिरिक्त ब्याज लगा के हमारी कमर तोड़ दी है। आए दिन हमें प्राइवेट फाइनेंस वाले, उनके सीजर आए दिन हमें फ़ोन पे धमकियाँ दे रहे हैं, घर तक आके धमकियाँ दे रहे हैं, गाड़ियाँ उठाने की बात कर रहे हैं। उसी को लेकर आज हमारी टैक्सी यूनियन मेंबर ने निर्णय किया कि हम सभी टैक्सी गाड़ियाँ कलेक्टर साहब को, महोदय को सुपुर्द कर दें, क्योंकि हमें गाड़ियाँ नहीं, हमारे घर के बाहर से अगर फाइनेंस सीजर गाड़ी उठा के ले जाए उससे बढ़िया कि हम कलेक्टर साहब को गाड़ियाँ दे दें। आपकी मर्जी पर जो करें, राज्य सरकार ले जाए, केंद्र सरकार ले जाए, हमें गाड़ियाँ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें चलाने की संभावना नहीं है, नहीं व्यापार चल रहा है हमारे किसी प्रकार का। हमने अभी तक 9 बार ज्ञापन दे के केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अवगत कराया, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और नहीं हमारे ऊपर किसी प्रकार का राहत पैकेज दिया गया। आगे भी हमें यही संभावना लग रही है हमारी नहीं सुनेगी सरकार। आज हम इसीलिए सारी गाड़ियाँ एकत्र करके यहाँ कलेक्टर महोदय तक लेके आए हैं। हम किसी के प्रकार का कानून उल्लंघन नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंस पूरी पालना करने के बावजूद भी हमें यहाँ से गाड़ियाँ हटाई गई है। हम इस सरकार से अपील करते हैं, आप हमारी गाड़ियाँ ले जाएं, हमें नहीं चाहिए। हम किस्तें भरने की उम्मीद नहीं है। हमारे बड़ी संख्या में राजस्थान में ड्राइवर बेरोजगार हो चुके हैं, आज फांसे खा रहे हैं, घर बेच रहे हैं, अपने घर के बर्तन तक लोगों ने बेच दिया अपने व्यापार चलाने के लिए। फिर भी कोई सरकार नहीं चाहती है। सरकार से अपील करते हैं हाथ जोड़ के, कहीं न कहीं हम भी बड़ा टैक्स भर के आपकी सरकार तक पैसा पहुंचाते हैं। हमारी गाड़ी जहां से खरीदते हैं वहां से लगा के गाड़ी बेचने तक हर प्रकार का टैक्स भरते हैं। हम बिना टैक्स भरे हम व्यापार नहीं करते, सरकार को हर समय सहयोग करते हैं। आज हमारी जरूरत है, हमें सरकार सहयोग नहीं कर रही है। हमें बताना चाहे सरकार हमारे साथ क्या करना चाहती है। हमें फांसी देना चाहे तो दे सकती है, हमें जेल में डाल दो ले जाके, गाड़ियों में आग लगाने लगा दो। बाकी गाड़ियाँ आज कलेक्टर साहब को सुपुर्द करके ही जाएंगे, हम गाड़ियाँ से लेके नहीं जाएंगे। गाड़ियाँ खड़ी यहाँ पे, आपकी मर्जी पड़े जो करो। हमारे ड्राइवर भाई इतने सर हताश हो चुके हैं, घर में नमक मिर्ची के पैसे भी नहीं सर ड्राइवरों के पास। बहुत से ड्राइवर इतने परेशान हो चुके हैं, इधर स्कूल वाले फोन कर रहे हैं, लाइट बिल, नल बिल, घर का किराया,
इतने सर ड्राइवर परेशान हो चुके हैं, इतने ड्राइवरों के साथ में शोषण हो रहा है। और फाइनेंस वाले सर आए दिन धमकी दे रहे हैं सर रोज कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो सर ये कब तक चलेगा सर? अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो क्या करोगे? सर मांगे नहीं मांगी जाएगी तो यही होगा, ड्राइवर सब दिन गलत कदम उठाएंगे। गलत कदम उठाने के उसके जिम्मेदार सरकार रहेगी, पूरी सरकार की जवाबदारी रहेगी सर पूरी। शहर के गोवर्धन विलास क्षेत्र में सरस डेयरी के पास चुंगी नाका मार्ग पर एक हरे पेड़ को काट दिया गया, जिससे उस पेड़ पर रहने वाले सैकड़ों बगुलों के घोंसले उजड़ गए। इसके बाद वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वन विभाग के रेंजर महेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि हरे पेड़ को काटने के कारण उसमें रह रहे बगुलों के घोंसले बिखर गए हैं और कई सारे बगुलों के बच्चे घायल हो गए। इसके बाद घायल बच्चों का इलाज करवाया गया और वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए चुंगी नाका क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले असलम खान को गिरफ्तार किया है। दिनांक 19 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि सरस डेयरी के पास में चुंगी नाका गोवर्धन विलास पर कोई पेड़ काट दिया गया, जिसके ऊपर पुराने घोंसले थे और पक्षियों का जो प्राकृतिक आवास स्थल है उसको नष्ट कर दिया गया। इस पर मौके पे गए, वहाँ जाकर देखा तो वाकई में वहाँ पर कोई पुराना विलायती बबूल का पेड़ था, जिसके ऊपर बगुलों के आवास थे। उस पेड़ को काटने से उनका प्राकृतिक आवास स्थल नष्ट हो गया। तत्पश्चात स्टाफ के साथ वहाँ पर जो घायल बच्चे थे उनको प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल पहुँचा गया। उसके बाद आसपास जांच पड़ताल करने पर असलम पिता अब्बास खान निवासी इंदिरा कॉलोनी कच्ची बस्ती गोवर्धन विलास की जो पास में खड़ी थी उस व्यक्ति द्वारा उक्त पेड़ को लोपिंग करना बताया गया। इस पर दिनांक 20 तारीख को श्री असलम पिता अब्बास खान को गिरफ्तार किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कार्रवाई की गई एवं माननीय न्यायालय में मुद्दे को पेश किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है एवं 25,000 रुपये तक का जुर्माना होता है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आया है मात्र 1,000 रुपए में 800 वर्ग फीट का भूखंड। जी हाँ, सही सुना आपने, 1,000 रुपए का मेंबरशिप और 30 रुपए प्रतिदिन 100 दिनों तक जमा करवाना है और प्रतिदिन एक लकी विजेता बन सकता है 100 वर्ग फीट भूखंड का स्वामी। 100 दिनों में 100 लकी विजेता जीत सकते हैं 100 प्लॉट, वह भी आपके सपनों का शहर उदयपुर के पास ही। तो देर न करें, आज ही स्कीम का लाभ उठाएं और अपनी जमीन का मालिक खुद बने। संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 सेकेंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी गेट के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 8559858687 कपिल अग्रवाल और 7296811920 करण सिंह सिसोदिया। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में सिर्फ 22 लाख रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड,
near GBH Hospital, Pratapnagar, Udaipur. Call 9352525017 9829592574. शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। Rasikal M. Dhariwal Public School, an English medium co-educational school. Admission open from playgroup to 10th class. Dedicated and experienced teacher, homely environment, individual attention, student-friendly library, well-lighted and eco-friendly school building, air conditioner pre-primary classrooms, digital classrooms with projectors, space available for indoor and outdoor games. Due to Corona pandemic, daily sanitization of classrooms. In every classroom, touch-free sanitizer dispenser available. Sitting arrangement with proper distancing. CCTV surveillance by management. Affordable and safe transportation facilities available. Parent satisfaction are our motto. Rasikal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. Call it 0294298041. AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता। पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107392702. Website www.ahaudaipur.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 838।
job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. Ample opportunities, recession-free and ever-growing career industry. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के फूटिया गांव में तालाब पर नहाने गए वृद्ध की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुमावत का गूड़ा में रहने वाला दीपा गमेती पिछले कुछ दिनों से अपनी बेटी के यहां पर रह रहा था। मंगलवार सुबह जब वह तालाब पर नहाने के लिए गया तो पैर फिसलने से वह गिर गया और घायल होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाया। काफी देर तक घर नहीं आने पर परिवार के लोग दीपा को ढूंढने के लिए तालाब पर पहुंचे, जहां उसका शव तैरता नजर आया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सौंप दिया। भिलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने मध्य प्रदेश से जुड़ी सीमाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांसिया सिंगोली चेक पोस्ट पर ड्यूटी दे रहे स्टाफ से बात की। वहां से भिलवाड़ा लौटते समय एसपी चंद्रा ने तिलस्वा महादेव मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन किए। यहां पर उन्होंने मंदिर परिसर का जायजा भी लिया। इस दौरान पुजारी नरेश पाराशर, घनश्याम पाराशर, गिरधर पाराशर और ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश अहिर ने एसपी का स्वागत भी किया। इस अवसर पर एसपी चंद्रा ने कहा कि भिलवाड़ा जिले की बॉर्डर का निरीक्षण किया है, मध्य प्रदेश से लगने वाली सीमाओं पर चेक पोस्ट की पड़ताल की और जाना कि यहां से आने जाने वाले सभी लोगों की चेकिंग अच्छे से की जा रही है या नहीं। भिलवाड़ा जिले का क्षेत्र देखने के लिए निकले हैं। अभी हमारी इंटरस्टेट जो चेक पोस्ट है एमपी बॉर्डर पे लगती है सांगोली के पास, वो देखने के लिए मैं आई थी। चेक पोस्ट अभी देखी है, थाना चौकी जो है हमारी कांसिया चौकी, वहाँ का स्टाफ वहाँ ड्यूटी कर रहा है, अच्छी ड्यूटी कर रहा है। बॉर्डर से जो भी लोग आ रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग, वाहनों की चेकिंग, ये सब काम यहाँ किया जा रहा है। उसी सब को देखने के लिए वहाँ से मैं आई थी और रास्ते में क्योंकि यहाँ बड़ा प्रसिद्ध महादेव का मंदिर है तो मंदिर में दर्शन करके बस वापस। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का भिंडर में बुधवार को विस्फोट हुआ, जिसमें 10 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनको चिकित्सा विभाग ने पीपीई किट पहनाकर उदयपुर रेफर किया। वहीं इनके संपर्क में आए करीब 50 से 60 लोगों के सैंपल भी लिए गए। अब प्रशासन पूरे नगर में कर्फ्यू लगाने का विचार कर रहा है। आपको बता दें कि भिंडर में रविवार को एक बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव आया था। ये पहला स्थानीय निवासी था जो कोरोना पॉजिटिव निकला। सैंपल देने के बाद भी ये व्यक्ति नगर के प्रसिद्ध भिंडेश्वर महादेव मंदिर में लगातार 3 दिनों तक गया। इसके चलते बुधवार को मंदिर में आने वाले 8 लोगों में भी कोरोना की पुष्टि हो गई और उसकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव मिली। एक साथ 10 मरीज कोरोना पॉजिटिव आने के बाद नगर में हड़कंप मच गया, जिसमें पॉजिटिव आने वाले लोगों की दुकानों के पास वाले दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें बंद कर दी। वहीं नगर में जिन क्षेत्रों में पॉजिटिव आए वहां सभी अपने घरों से बाहर भी नहीं निकले। शहर के बलीचा स्थित निगम के डंपिंग यार्ड में सैकड़ों गायों और बैलों के कचरे के ढेर में मिलने के बाद पूरे शहर में निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और चर्चाएं भी आम है कि गोवंश के इस दुर्दशा के बाद भी निगम के कर्ता धर्ता मौन क्यों हैं। अब तो निगम भी अपनी गलती को मान रहा है और इसी वजह से आवारा मवेशी पकड़ने वाले वाहनों से डंपिंग यार्ड से गोवंश को ग्रीन हाउस पहुंचाया जा रहा है। निगम में बैठे अधिकारी तो इतने लापरवाह हैं कि उन्हें अब तक ये नहीं पता कि वर्तमान में यार्ड की क्या स्थिति है और अब तक कितने गोवंश को यहां से शिफ्ट किया जा चुका है। उदयपुर न्यूज पर खबर चलने के बाद कई सामाजिक कार्यकर्ता और गौरक्षक सामने आए, जिन्होंने पुरजोर विरोध करते हुए डंपिंग यार्ड में कचरा खाने वाली गायों को न्याय दिलाने के लिए निगम के जिम्मेदारों को चेतावनी भी दी। इसी क्रम में कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष सिद्धार्थ सोनी और अमित श्रीवास्तव ने के नेतृत्व में सेवादल के कार्यकर्ता बुधवार को उप महापौर से मिले और यार्ड में मरने के लिए छोड़ दी गई गायों को न्याय दिलाने की मांग करने लगे। सेवादल के सदस्यों ने कहा कि उप महापौर पारस सिंघवी ने गायों को न्याय दिलाने की मांग पर आश्वासन दिलाया है कि इसे लापरवाही को निगम का सत्ता पक्ष भी सहन नहीं करेगा और गायों को जल्द से जल्द उचित न्याय मिलेगा। जो गायों का मसला जिसने देखा है, जो डंपिंग यार्ड में गाय माता पहुंच गई है, काफ़ी 200 से 300 की संख्या में ये गाय वहाँ पे पहुंची थी। जो प्लास्टिक खा के कई गायों की मौत भी हो चुकी है, वहाँ ऐसा सुनने में आया, कहीं की कंकाल भी मिले हैं। उसी को लेकर आज हम मेयर साहब से मिलने आए थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में हमने उप महापौर पारस जी भाई साहब को ज्ञापन दिया है। पारस जी सिंघवी साहब ने
तत्काल कार्रवाई करते हुए एक तो वहाँ से गाय हटवाने का प्रबंध करवाया है। कुछ गाय तो हटा ली गई थी, लेकिन कुछ अभी भी वहाँ मौजूद है। उसको लेकर पारस जी ने अभी इंस्पेक्टर और टीम को मौके पे भेजा है कि एक भी गाय वहाँ नहीं रहेगी, ये भरोसा उन्होंने दिलाया है। इसके अलावा हमने कहा है जो ठेकेदार वहाँ पे जिंदा गायों को छोड़ रहा है, कहीं मर गई मृत गायों को छोड़ रहा है, जो मर गई है गाय, तो उसका क्या टेंडर है, किस हिसाब से वो वहाँ गायों की लाशों को छोड़ता है, मृत शरीर को, क्या वो चमड़ा उतारता है, क्या उसकी शर्तें हैं, उसी को लेके उन्होंने आज उसको बुलाया है। ठेकेदार को भी बात करेंगे और उसकी अगर गलती पाई जाती है तो उस पर भी जो कड़ी कार्रवाई है उसका उन्होंने भरोसा दिलाया। तथा उन्होंने ये भी कहा है कि जल्दी काइन हाउस की भी संख्या वो बढ़ा रहे हैं ताकि जो गाय हैं उनको उचित देखभाल मिले, क्योंकि अगर वहाँ से गाय हटा भी दी जाएगी तो वो जाएगी कहाँ, इसका समाधान होना जरूरी है। उसी को लेकर हमने बात की कि जो प्रयास हम सभी शहरवासी और जो आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपन कर रहे हो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आना चाहिए। सिर्फ ज्ञापन देना और मीडिया में छाना ये हमारा लक्ष्य नहीं है, इस पर उचित कार्रवाई हो। हम 2 दिन बाद फिर से फीडबैक लेंगे और पारस जी ने भरोसा दिलाया कि अब आपको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज पर्यावरण प्रकोष्ठ और सेवा दल की तरफ से जो ज्ञापन हमने उप महापौर साहब को दिया है, वो जो अभी हाल ही में जो उदयपुर न्यूज़ द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है, एक अभियान चलाया गया था कि गायों की सुरक्षा को सुनिश्चित की जाए। जो प्लास्टिक डंपिंग यार्ड में प्लास्टिक गाय खा रही है और मर रही है और मृत जो गायें वहाँ पड़ी हुई है, तो उनकी भी साफ़ सफाई के लिए और उनको सुनिश्चित किया जाए कि जो कायन हाउस भेजा जाए या उनका दूसरी जगह ऐसी कोई जगह तय किया जाए, जैसे कि उन्होंने पहले अभी जगह भी अलॉट की, तो वहाँ वो गायों को सुरक्षित रखा जाए और उनके खाने पीने की हर चीज़ को सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि हिंदू संस्कृति में जो गाय हमारी माता हम जो बोलते हैं, वो केवल बोलने मात्र नहीं, हम इस चीज़ के लिए हम अग्रसर भी हैं। और निगम में अगर ये चीज़ हमारी मांगे अगर मानी गई तो ठीक है, नहीं मांगी गई तो हम इस चीज़ के लिए हम सड़कों पर भी उतर सकते हैं। निगम के विपक्ष में जैसे हम हैं, तो उस वजह से निगम को भी हम ज्ञापन बराबर दे ही रहे हैं। और आने वाले समय में अगर महापौर जी से जैसे चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस चीज़ पर पूरी कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे गायों की सुरक्षा को लिए, अगर ये नहीं होता तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। शहर की प्राचीन श्रीनाथ जी की हवेली में हिंडोला महोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। ठाकुर जी को श्रावण में हिंडोला झुलाकर मंदिर में विराजित किया गया। वहीं पर शयन आरती भी की जा रही है। प्राचीन श्रीनाथ जी की हवेली में श्रावण मास के हिंडोल का विशेष महत्व है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जप के साथ साथ उन्हें झूले पर भी भक्ति भाव के साथ झुलाया जाता है। इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे के तहत भक्त तो भगवान के दर्शन के लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन श्रीनाथ जी की हवेली में मंदिर ट्रस्ट समिति के सदस्यों और मंदिर के पुजारियों की उपस्थिति में महोत्सव मनाया गया। भगवान का विशेष श्रृंगार भी नए नए रूपों में किया गया। उदयपुर जिला उपभोक्ता मंच अब उपभोक्ता आयोग में बदल गया है, क्योंकि केंद्र सरकार से जारी नियमों को अब लागू कर दिया गया है। अब से उदयपुर उपभोक्ता आयोग में 1 करोड़ तक के मामलों को निपटारा किया जाएगा। पहले 10 लाख तक के ही मामले यहां सुलझाए जाते थे। इसके साथ ही अब से ई प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपभोक्ता के साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो भी उपभोक्ता आयोग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब से उन सभी सेलिब्रिटीज पर केस दर्ज होगा जो पहले उपभोक्ता मंच के अंतर्गत नहीं आते थे। 1986 का जो कानून था, जिसमें अभी 2019 में बदलाव आया, किस तरह का बदलाव आया है और अब वर्तमान में किस तरह का नाम रखा गया है ये उपभोक्ता सुरक्षा, उसके बारे में कुछ बताइए। तो पहली बात तो ये है कि पूर्व में इसका नाम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध फोरम मंच था, अब इसको आयोग बना दिया गया। पहले राष्ट्रीय आयोग था, उसके बाद राज्य आयोग था और जिला जो आयोग की जगह मंच का था। अब तीनों जगह आयोग हो गए। जिला स्तर पर भी उपभोक्ता आयोग हो गया, राज्य स्तर पर भी राज्य उपभोक्ता आयोग हो गया और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग हो गया। तीनों जगह एक तरह पदनाम में एक तरह से समानता आ गई। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक क्षेत्राधिकार का सवाल है, पहले क्षेत्राधिकार वो जिला उपभोक्ता मंच को 20 लाख रुपये तक ही था, अब इसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक कर दिया। राज्य आयोग का पहले 1 करोड़ तक था, अब उसको बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये तक कर दिया और राष्ट्रीय आयोग को तो असीमित अधिकार प्राप्त है ही। तीसरी बात यह है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम से पहले परिवाद करने की कोई जो है प्रावधान नहीं था। अब इसमें क्या किया गया, वर्तमान नए कानून में इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई फाइलिंग भी इसमें परिवाद की हो सकती है।
अच्छा, एक इसमें सबसे बड़ा ये जो इसमें संशोधन किया और जो उपभोक्ताओं के हितों में है, वो इसमें ये है कि जो वो क्या बोलते हैं, विज्ञापन होता है, मिथ्या विज्ञापन या जो गलत विज्ञापन, गुमराह करने वाले विज्ञापन होते हैं, उसमें भी उसको जो दोषी माना गया, कंपनियों को भी दोषी बनाया गया और इसमें सजा के कठोर प्रावधान कर दिए गए। एक इसमें प्रावधान जो किया गया है वो ये है कि इसमें जहाँ से पहले ये था कि जहाँ परिवादी रहता वहाँ, अब उसमें क्या 3 स्टेज पे आपको ये अधिकार दे दिए गए हैं कि कहाँ परिवाद पेश कर सकते हैं। एक तो पहला जिसमें कि जो विपक्षी गण है वो रहते हैं, दूसरा जो उपभोक्ता जहाँ निवास करता है वहाँ, और तीसरा जहाँ वाद कारण उत्पन्न होता है। तो आज कल परसों मैंने किताब पढ़ा था, जैसे कि एक आदमी ने कोई चीज़ मुंबई से खरीदी और गोवा में जाकर उसने उसका उपभोग किया। जैसे नमकीन की थैली मान लो, उदाहरण के लिए आपके नमकीन की थैली उसने यहाँ बॉम्बे से खरीदी और गोवा में जाकर उसका उपभोग किया, और उपभोग करने के बाद वो वापस अपने गांव बिहार चला गया। तो अब वो परिवार कहाँ कर सकता है? तो वहाँ बॉम्बे में भी कर सकता है जहाँ कि उसने खरीदी, और जहाँ वाद कारण गोवा में भी कर सकता है, और बिहार चला गया तो वहाँ से भी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए प्रावधान किया गया है कि इसमें उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार जहाँ जो 3 ऑप्शन दिए गए, विकल्प दिए गए, वहाँ उसका वो परिवाद कर। भिलवाड़ा में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एन मदान के निर्देश पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और निजी चिकित्सालयों के माध्यम से शहर में एक 500 बेड का नया आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जाएगा। इस वार्ड के लिए जगह जिला प्रशासन उपलब्ध करवाएगा। ये निर्णय जिला कलेक्ट्रेट में हुई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और निजी चिकित्सकों की बैठक में लिया गया, जिन्होंने अस्पतालों में कोरोना वायरस को लेकर किए गए इंतजाम के साथ ही आगामी हालातों के विषय में चर्चा की। राजमाता विजयराज सिंधिया मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजन नंदा ने कहा कि भिलवाड़ा शहर एक बार फिर कोरोना कहर से जूझ रहा है और आगामी दिनों में यह हमारे नियंत्रण से बाहर भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट चिकित्सालयों से कैसे मदद ली जाए जैसे विषय को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। हमें प्रसन्नता है कि उन्होंने हमें 500 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने का आश्वासन दिया। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कहा कि कोरोना जंग में हम प्रशासन के साथ खड़े हैं। इसको लेकर हमने 500 बेड के आइसोलेशन वार्ड का प्रस्ताव रखा है। प्रशासन जैसे ही जगह देता है हम कुछ दिनों में ही वहां पर ये वार्ड स्थापित कर देंगे। वहीं एक निजी हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर कैलाश काबरा ने कहा कि नए बनाए जाने वाले आइसोलेशन वार्ड में हमारे चिकित्सक बारी बारी से अपनी सेवाएं देंगे, जिससे कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में बढ़ रहे कोरोना मरीजों के भार को कम किया जा सके। बैठक में CMHO डॉक्टर मुस्ताक खान, MGH अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़, IMA अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेश पोरवाल, डॉक्टर राधेश्याम धाकर और सचिव डॉक्टर महेश गर्ग सहित प्राइवेट हॉस्पिटल्स के संचालक उपस्थित रहे। जो आज कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई है उसमें कुछ बिंदुओं पे बात की गई। उसमें कोविड कंट्रोल में हम लोग का क्या रोल हो सकता है और MG हॉस्पिटल की जितनी बेड्स हैं वो अगर बढ़ जाती है तो उसके बाद क्या हो, इसके लिए हमें एक जिम्मेदारी दी गई कि हम लोग कुछ बेड्स तैयार करें जो कि लगभग 500 के आसपास हो सकती है, 200 से 500 के बीच में। तो हम भवन ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे कि इतनी बेड्स लग जाएं, फिर बारी बारी से जो हॉस्पिटल हैं प्राइवेट वो इसमें सेवाएं देंगे और उसमें सुविधाएं भी देंगे। भवन के खर्चे के बारे में अभी कोई नहीं बात हुई है, प्राइवेट एसोसिएशन लेगी वो। IMA और प्राइवेट एसोसिएशन पेशेंट की शुल्क की गाइडलाइन अभी मिली नहीं है, वो मिल जाएगी, पर उसमें कुछ गरीब 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, उसका क्या है? हाँ, तो इसमें एक तो ये किया गया, दूसरा डायलिसिस के बारे में बात की गई और तीसरी कि आयुष्मान और जो भामाशाह के जो पेमेंट्स रुके हुए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, उनको रिलीज़ कराने के लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे। कलेक्टर साहब ने ऐसा हमको एश्योरेंस दिया है। कलेक्टर साहब ने जो सहयोग मांगा है वो ये मांगा है कि साहब सिचुएशन भीलवाड़ा की जैसा के लिए आप सब जान रहे हैं कि सिचुएशन कभी भी ऐसी हो सकती है कि सिचुएशन मरीज संभालने की दिक्कत आ सकती है और आउट ऑफ कंट्रोल भी सिचुएशन आ सकती है। उस सिचुएशन में ये प्राइवेट वाले, IMA वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले कैसे मदद कर सकते हैं, तो मेरे को बहुत आज बताते हुए आपको बहुत प्रसन्नता है कि प्राइवेट एसोसिएशन और IMA वाले इतने पूरे ओपन हार्ट से इन्होंने डिस्कशन किया और ये इन्होंने एग्री किया है कि करीब जितना मैक्सिमम कैपेसिटी की जगह भीलवाड़ा प्रशासन इनको देगा, 300, 400, 500 जितने मरीजों को रखने की जगह भीलवाड़ा प्रशासन देगा, उसको हॉस्पिटल्स को जो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होंगे उनके संबंध में सारी सुविधाएं ये तैयार करेंगे। हम भीलवाड़ा में कोरोना को कैसे हराएं, इस संदर्भ में रणनीति तय की गई थी, इसके लिए
IMA व प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कलेक्टर साहब को एक 500 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने व उसमें सहयोग करने का पूरा उनको आश्वासन दिया और सभी चिकित्सक इस समय कोरोना की इस लड़ाई में चाहे सरकारी हो या प्राइवेट सभी जिला प्रशासन के साथ हैं और जो मदद वो चाह रहे हैं वो हम देने को हरदम तैयार हैं। बनने का इसमें ऐसा है कि अभी इस चीज़ में इतना बड़ा भवन एक बार ढूंढना पड़ेगा कि जहाँ पे हम 500 कोविड के पेशेंट्स हम रख सकें। इसके लिए आज ये बात हुई है, विदिन 5-7 दिन के अंदर ये भवन ढूंढ लिया जाएगा और 8-10 दिन में ये सब सुविधाएं चालू कर दी जाएगी। इसके अंदर IMA सारा सपोर्ट, सारा सब कुछ IMA व प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन व अन्य भामाशाओं के द्वारा इसको चलाया जाए। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। निगम के भरोसे खत्म होता जा रहा है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गार्डन गुलाब बाग। काई में तब्दील हुई कमल तलाई। शहरवासी बोले PPE योजना कर ले इसी में भलाई। कलयुगी भतीजे ने कुल्हाड़ी से की काका की हत्या। ग्रामीणों ने उदयपुर चित्तौड़गढ़ मार्ग किया जाम। समझाइश के बाद हुआ शव का अंतिम संस्कार। कोरोना महामारी के बाद खवासों की कैंचियों पर लगा ताला। आर्थिक मंदी से उबरने के लिए प्रधान सेवक को किए 2 लाख ईमेल। और पकड़ा गया दर्जनों बगुलों का हत्यारा। हरे पेड़ को काटने के बाद उजड़ गए थे कई घोंसले। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।